हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे कि सोलर एनर्जी जो जनरेट होती है इंडिया में या ग्लोबली, तो उससे जो वेस्ट जनरेट होता है उसकी मैनेजमेंट की क्या प्रोविजंस है, किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, क्या आगे फ्यूचर में हो सकता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। और यूपीएससी की सिविल सर्विसेज के जीएस पेपर 3 के हिसाब से भी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पेपर के हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, क्योंकि अभी ग्लोबली सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इंडिया हो या बाकी की कंट्रीज़ हो, सबका फोकस क्लाइमेट चेंज के कारण, और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ बार बार होती हैं उसमें अलग अलग कमिटमेंट्स किए जाते हैं, इन सब चीज़ों के कारण कार्बन इमिशन को कट करना है। और यहाँ पर कार्बन इमिशन को कट करने का बेस्ट तरीका ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जाए। और रिन्यूएबल एनर्जी का एक सबसे बड़ा सोर्स वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अगर देखें तो वो हो जाता है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी पे फोकस शिफ्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके इक्विपमेंट्स लगेंगे, वेस्ट भी जनरेट होगा, सारी चीज़ें फिर वैसे ही होंगी जैसे प्लास्टिक या अदर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के वेस्ट जनरेट होते हैं उन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि सिचुएशन है क्या। तो सोलर इंसोलेशन से जनरेट की जाती है, जो सनरेज आते हैं उससे जनरेट की जाती है सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी की अगर हम लोग इंसोलेशन की बात करें तो 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट यहाँ पर सोलर एनर्जी आती है अर्थ सरफेस पे, जिसको कि हम लोग सोलर कांस्टेंट कहते हैं। इसे टू लैंगले के नाम से भी बोलते हैं, एक नया यूनिट दे दिया गया है सोलर एनर्जी कांस्टेंट को, लैंगले। तो 2 लैंगले यहाँ पर, यानी कि 1 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट को 1 लैंगले कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे अगर सोलर एनर्जी जनरेट होती है इससे, सोलर इंसोलेशन से, तो कितना कोल हम लोग बचा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 450 टन कोयले की ज़रूरत पड़ती है। कितना बड़ा अमाउंट है, यानी कि अगर 1 मेगावाट एनर्जी हम लोग 1 घंटे के लिए जनरेट करते हैं तो यहाँ पर 450 केजी कोल लगेगा। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, इससे बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में। और अगर यहाँ पर ये बात करें तो ये 40% एफिशिएंसी पे, थर्मल एफिशिएंसी पे, एनर्जी कंजर्वेशन एफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं, कि जितना एनर्जी जनरेट होगा कोल को बर्न करके, उसका 40% ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो पाता है। बाकी का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस, उसके बाद हीट लॉस जो एग्जॉस्ट गैस होते हैं उनके साथ, ये सारी चीज़ों में चला जाता है। तो थर्मल इफिशियंसी ये 40% ग्लोबली जो कंसीडर किया जा रहा है, ये भी इंडिया में इतना ही नहीं, इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इन जनरल इंडिया में जो कंसीडर किया जाता है कि 30 to 35% के बीच में यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स जो हैं, अलग अलग जनरेशन थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं करते हैं, वो वर्क करते हैं 30 to 35% थर्मल इफिशियंसी पे या एनर्जी कन्वर्सन इफिशियंसी पे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा कोल कंजम्पशन होता है। अब यहाँ पर क्या है कि इंडिया में ग्रिड कनेक्टेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी जो है एट प्रेजेंट डेटा के हिसाब से वो 40 गीगावाट्स के अराउंड है सोलर एनर्जी का। बाकी हम लोग इसमें विंड एनर्जी और बाकी की चीज़ें कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये एज ऑफ 2022 अभी जो एट प्रेजेंट का डेटा है उसके हिसाब से। और इसमें भी जो ग्रिड कनेक्टेड है उसमें जो ग्राउंड माउंटेड प्लांट्स है, सोलर पावर प्लांट्स है, वो है 35.6 गीगावाट्स का कैपेसिटी। और रूफ माउंटेड जो छोटे छोटे होते हैं ना, घर पे लगा लिए हैं, ऑफिस पे लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉल्स वगैरह की छत पे सोलर ये लगा के, प्लांट लगा के, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वो है 4.4 गीगावाट्स। अब यहाँ पर देखिए कि कितना कोल का बचत हो रहा होगा। 1 गीगावाट में 450 टन लगते हैं, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा बचत होगा। तो ये कंसिडरेबली लार्ज अमाउंट है। लेकिन यहाँ पर टारगेट की अगर बात करें इंडिया, तो इंडिया का टारगेट था 2022 तक कि हम लोग 100 गीगावाट्स का
रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे। लेकिन ये टारगेट अभी अचीव नहीं हो पाया है, क्योंकि गवर्नमेंट प्लान है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता ही रहता है इन जनरल। लेकिन यहाँ पर अगला जो टारगेट हम लोग देख रहे हैं कि 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी इंडिया की, 50% तक वो जनरेट की जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बाय द ईयर 2030, 2030 तक आधी जो ज़रूरत है एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की, वो जनरेट की जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। और वो लगभग कितना होगा, तो वो होगा लगभग 500 गीगावाट, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। यहाँ पर 100 गीगावाट्स का टारगेट अभी तक अचीव नहीं हो पाया है, और 500 गीगावाट की बात कर रहे हैं हम लोग 8 साल के बाद। हालांकि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, इन लेटर एंड स्पिरिट सारे प्लान्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए जाएं तो ये चीज़ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। लेकिन दिक्कत यही यहाँ पर कि रेड टेपिज्म है, जो बहुत सारी चीज़ें सबको पता है कि क्या क्या इसमें होते हैं। और नेक्स्ट टारगेट क्या है कि जीरो कार्बन इमिशन अचीव करना है इंडिया को, यानी कि कोई भी कार्बन इमिशन इंडिया से नहीं होगा। ये भी एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्लान है, एम्बिशियस टारगेट है, जो कि अचीव करना है 2070 तक। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान है, एक शॉर्ट टर्म प्लान है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है। अब देखते हैं इसमें कहाँ तक इंडिया अचीव कर पाती है। अचीव कर ले तो बहुत बेहतरी की बात है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है ग्लोबली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होता है क्लाइमेट चेंज, हर जगह होता है। और कार्बन इमिशन की अगर बात करें तो सिर्फ एक कंट्री या एक स्टेट के एक्टिव होने से, उस पर एफर्ट लगाने से कार्बन इमिशन कम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ये कार्बन इमिशन, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबली सबको इम्पैक्ट करता है और सारे का कलेक्टिव एफर्ट चाहिए इसमें। तो यहाँ पे ये भी देखना होगा कि बाकी की कंट्रीज भी इस सब चीज़ों पर ध्यान दे। तो यहाँ पे जो 500 गीगावाट का टारगेट रखा गया है, इसमें भी मेजर चंक, जो मेजर शेयर रहेगा, वो सोलर एनर्जी का ही रहेगा। सोलर एनर्जी पावर प्लांट से ही मैक्सिमम इसमें से जो है एनर्जी जनरेट की जाएगी 500 गीगावाट के शेयर में। तो ये भी एक कारण है कि आगे चलकर सोलर एनर्जी में रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनका वेस्ट, फोटोवोल्टाइक वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होने वाला है इन कमिंग फ्यूचर। तो आइए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि वेस्ट जनरेशन की क्या परिस्थिति रहेगी, कितना वेस्ट जनरेट होगा, जो ग्लोबल एरिना है, जो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन रहेगी, उसकी क्या परिस्थिति रहेगी। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA, इनकी एस्टीमेट ये कहती है कि थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो भी फोटोवोल्टाइक वेस्ट है वो जनरेट होगा 78 यानी कि 78 मिलियन टन्स के आसपास 2050 तक। तो ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, और इस पर वर्ल्ड वाइड सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के हिसाब से हम लोग कार्बन इमिशन कम कर रहे हैं तो हम लोग एयर पॉल्यूशन कम कर रहे हैं। लेकिन ये परिस्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि एयर पॉल्यूशन कम करने के चक्कर में सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाए, क्योंकि ये वेस्ट जो जनरेट होगा, अगर प्रॉपरली इसका डिस्पोजल नहीं हुआ, इसका रिसाइकल या रीयूज नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली ये कहाँ जाएगा, लैंडफिल में जाएगा या फिर वाटर बॉडीज़ में जाएगा, और वहाँ पर जाकर फिर पॉल्यूशन फैलेगी। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, एक जगह से आप पॉल्यूशन निकाल कर दूसरी जगह डाल रहे हैं, अल्टीमेटली डैमेज इन्वायरमेंटल कंडीशन को ही होगा। और इसमें अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया एक्सपेक्टेड है कि इन सब में से जो जनरेट होगा ग्लोबली वेस्ट, फोटोवोल्टाइक सेल्स के कारण, सोलर एनर्जी जनरेट करने के कारण, तो इसमें इंडिया टॉप 5 कंट्रीज़ में रहेगा। और टॉप 5 में मोस्टली जो चांसेस है कि इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़, यही सब रहने वाले हैं मोस्टली इस वेस्ट जनरेशन के सिनेरियो में, टॉप 5 में। तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे सिचुएशन बात करें कि इंडिया में किस तरह की है, तो इंडिया में अभी तक कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट बढ़िया पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी है ही नहीं कि हम लोगों को फोटोवोल्टाइक वेस्ट को कैसे मैनेज करना है। कोई पॉलिसी नहीं है जगह पे,
क्यों? क्योंकि इंडिया में फोटोवोल्टाइक वेस्ट को भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही कंसीडर किया जाता है, उसके लिए कोई सेपरेट कैटेगरी बनाई ही नहीं गई है इंडिया में, और इसी के कारण वो भी ई वेस्ट के साथ ही चले जाते हैं। जबकि ई वेस्ट में और फोटोवोल्टाइक वेस्ट में बहुत डिफरेंस है। जो सोलर वेफर्स होते हैं उसकी रिसाइकलिंग की प्रोसेस कम्प्लीटली डिफरेंट है, और इसी के कारण यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि मिसमैनेज हो जाए। और फोटोवोल्टाइक का वेस्ट जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्कार्ड होने के बाद, एंड ऑफ लाइफ साइकिल के बाद ही जनरेट होगा। ऑपरेशंस के समय भी जब वो चल रहा है, यूज़ में है, उस समय भी कुछ वेस्ट जनरेट होता है। मैन्युफैक्चरिंग के समय भी कुछ वेस्ट जनरेट होता है। हालांकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, इंडिया में 2010 से ही मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई है। उसके पहले या अभी भी जो मेजर चीज़ें हैं वो इंपोर्ट होती हैं चाइना से, और इंडिया में अभी भी जो मैन्युफैक्चरिंग भी है वो मोस्टली डिपेंडेंट है असेंबली पे। ज़्यादातर यहाँ पर लोग वहाँ से पार्ट्स वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह इंपोर्ट करके यहाँ पर सिर्फ असेंबल करते हैं, और उसके बाद फिर वो मार्केट में आ जाती है। और यहाँ पर ई वेस्ट के साथ ही काउंट करने के कारण इंडिया में सेपरेटली कोई डेटा है ही नहीं। ऑफिशियली, अनऑफिशियली कुछ एनजीओज ने इसको एस्टिमेट किया है, लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट प्रोक्लेम्ड कोई ऐसा डेटा नहीं है जो कि ये कह सके कि इतना फोटोवोल्टाइक वेस्ट जनरेट हुआ है। ई वेस्ट का है और उसी के साथ फोटोवोल्टाइक वेस्ट को भी ऐड किया गया है, लेकिन सेपरेटली फोटोवोल्टाइक वेस्ट का कोई भी अलग से डेटा इंडिया में अवेलेबल नहीं है। प्लस क्या है कि कमर्शियली रिकवरी और रीयूज़ करने का, वेस्ट मैनेज करने का फोटोवोल्टाइक का इंडिया में कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एक पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे एक फैसिलिटी चल भी रही है तमिलनाडु में, लेकिन न तो उनके पास उतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ना ही उतनी उनके पास कैपेसिटी है कि जितना वेस्ट जनरेट हो रहा है वो सारा रीयूज हो सके। और ऐसा भी नहीं है कि सारा फोटोवोल्टाइक वेस्ट तमिलनाडु के आसपास ही जनरेट हो रहा है, ये तो पैन इंडिया जनरेट हो रहा है। तो सिर्फ एक फैसिलिटी, वो भी पायलट प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाई जा रही है, अगर तमिलनाडु में अवेलेबल है तो बाकी का वेस्ट कहाँ जाएगा? बाकी के लिए क्या फिर प्रबंध किया जाए? तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने सोचना शुरू किया। अगर सोचना पड़ेगा तो सोचेंगे ही भाई, नहीं सोचेंगे तो काम कैसे चलेगा? परिस्थिति आई है, कोई मुद्दा आया है तो निवारण भी करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो इन्होंने कमेटी बना दी। इंडिया में जो होता है हमेशा कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए कमेटी बना दीजिए। कमेटी बन गई, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के तरफ से। अब यहाँ पर इनका जो मैंडेट है कि आपको एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना है जो कि सर्कुलर इकोनॉमी बना सके। फोटोवोल्टाइक वेस्ट का जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसे कलेक्ट कीजिए, वहाँ से परचेज कीजिए, आप उसे रिसाइकल कीजिए, रीयूजेबल बनाइए। रिसाइकल और रीयूज़ इनका बेसिक मेथड रहेगा, और उसके बाद फिर से वो मार्केट में आ सके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फिर से उसको इंड्यूस किया जा सके, रीयूज़ किया जा सके। तो ये चीज़ें इनका मैंडेट है। गवर्नमेंट ने ये अभी इनिशियल एफर्ट लगाया है। अब बात करें कि सोलर पैनल्स की लाइफ साइकिल क्या होती है, क्योंकि वेस्ट कब जनरेट होता है? एंड ऑफ लाइफ साइकिल। हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, इन जनरल मोबाइल अगर कोई आदमी बहुत सतर्कता से इस्तेमाल करता है, संभाल के इस्तेमाल करता है, और उसको ये कोई शौक़ नहीं है कि नया आईफोन 13 लॉन्च हो गया हमको वो चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि साल दर साल 6-6 महीने पे, साल भर पे मोबाइल चेंज करते रहते हैं। और बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं कि वो उसके मरते दम तक वेट करते हैं कि ये कब मरेगा, आखिरी सांसें ये मोबाइल कब लेगा, और जब ऐसी परिस्थिति होती है उसके बाद ही वो मोबाइल चेंज करते हैं। तो वो हो गया एंड ऑफ लाइफ साइकिल। तो मरते दम तक आजकल के जो मोबाइल बन रहे हैं, पुराने ज़माने के मोबाइल गए नोकिया के कि 10-10 साल चल रहे हैं, अब ऐसी परिस्थिति है नहीं। अब यहाँ पर कंज्यूमरिज्म आ गया है, क्योंकि वो खुद ही ऐसी प्रोडक्ट बना के देंगे कि जो आपके पास 3 साल से 3.5 साल से ज़्यादा न चले। और कोई मोबाइल आपने ख़रीदा और वो 2.5-3 साल से ऊपर चल रहा है तो आप बोनस में हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोनस निकालते रहते हैं। लोगों की इंडिया में कमी नहीं, हर तरह के लोग मिलते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर जो एस्टिमेटेड लाइफ है फोटोवोल्टाइक
सोलर पैनल्स और उसकी इक्विपमेंट्स की, वो लगभग 25 साल की गई है। यानी कि 25 साल के बाद वो जंक हो जाएगा, कबाड़ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया में 2010 में चालू हुई, जैसा कि हमने बात किया। यानी कि इंडिया में जो मेजर अमाउंट ऑफ वेस्ट, फोटोवोल्टाइक वेस्ट, जो कि एस्टीमेट हम लोग कर रहे हैं कि जनरेट होना चालू होगा 2035 से। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2035 से ही चालू होगा। तो 13 साल पहले 2022 में हम क्यों सोचना चालू करें कि जो वेस्ट होगा उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे रीयूज़ करेंगे, कैसे रिसाइकल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ एक स्ट्रीम है, वन पॉसिबल स्ट्रीम है वेस्ट जनरेशन का। और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड ऑफ साइकिल के अलावा, एंड ऑफ लाइफ साइकिल के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके कारण कि यहाँ पर फोटोवोल्टाइक वेस्ट जनरेट होगा। डैमेज भी हो सकता है भाई, आप लगाने के लिए लेके आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में डैमेज हो गया, ट्रांसपोर्ट से सही सलामत अगर पहुंच भी गया, आपने फिटिंग करवाना चालू किया, उसको लगवा रहे हैं, उस समय क्रैक हो गया, डैमेज हो गया, टूट गया, कुछ भी हुआ, वो भी वेस्ट हो जाएगा। आपने लगवा भी लिया ठीक से, फिर ऑन किया, चल नहीं रहा है, मोबाइल में पावर कोड लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? डैमेज प्रोडक्ट है, डिफेक्टिव पीस है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफेक्टिव सेल्स भी हो सकते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल्स, तो वो भी एक इशू हो सकता है। अब डिफेक्टिव है तो वो भी वेस्ट है। उसके बाद क्या है? डिस्कार्ड, यानी कि समय से पहले आपको लगा कि भाई अब ये उतना पावर जनरेट नहीं कर रहा है, उतनी ज़्यादा इसकी इफ़िशियंसी नहीं रह गई है, तो हम इसको क्यों ज़बरदस्ती में घसीटे, उतना ही एरिया स्पेस ये कवर कर रहा है लेकिन पावर जो जनरेट हो रही है वो कम है, तो हमने इसे डिस्कार्ड कर दिया, चेंज कर दिया, नई टेक्नोलॉजी की नई फोटोवोल्टाइक सेल लगा दी। जैसे कि आईफोन 13 वाला केस है, आईफोन एप्पल 13 जो लेते हैं लोग, क्यों? नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पुराना वाला हटा दो, सेकेंड हैंड में बेच दो, नया ले लो। वही चीज़ यहाँ पर बहुत सारे लोग वैसे भी हो सकते हैं सोलर सेल के केस में भी, कि प्रॉपर इफिशियंसी नहीं आ रही है, सही अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है, तो हमें नया पैनल लगा देना चाहिए, तो वो भी हो सकती है। और अभी तक जो एनजीओज ने एस्टिमेट किया है उसके हिसाब से 2,85,000 टन फोटोवोल्टाइक वेस्ट ऑलरेडी इंडिया में जनरेट हो चुकी है। सो फार इतना हो चुका है, तो इससे हम लोग आंकड़ा लगा सकते हैं कि बहुत जल्दी एक तो ये नंबर बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग घरों में भी फोटोवोल्टाइक सेल लगाना चालू कर दिए हैं। प्लस क्या है कि हम लोग हाईवेज पर चलते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे सिग्नल्स, इंडिकेटर्स, स्ट्रीट लाइट्स, बहुत सारी जगहों पर फोटोवोल्टाइक सेल ऑलरेडी इस्तेमाल में आ रहा है। वो सारी जब डैमेज होंगे, डिस्कार्ड होंगे, जो भी होंगे, तो ये चीज़ें, ये नंबर जो है फोटोवोल्टाइक वेस्ट का, ये ऑलरेडी बढ़ने वाला है, ऊपर जाने वाला है। तो अब क्या है कि समय की मांग क्या है, करना क्या चाहिए, नीड क्या है? तो नीड यहाँ पर ये है कि सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि फोटोवोल्टाइक वेस्ट अलग चीज़ है ई वेस्ट से, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के वेस्ट से हमें इसे अलग कंसीडर करना पड़ेगा, तभी प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा कि हाँ फोटोवोल्टाइक सेल का वेस्ट है तो हमें इसे इस प्रोसेस से रिसाइकल करना है, वही चीज़ नहीं इस्तेमाल कर देनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रिसाइकलिंग में या उसके वेस्ट मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या है, स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी फोटोवोल्टाइक सेल का वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका सेक्टर में, कि हम लोग पूरा प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें, प्रॉपर कलेक्शन, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट, प्रॉपर रिसाइकलिंग, प्रॉपर यूज़, जो जिस तरह का वेस्ट है उसके हिसाब से वहाँ पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। नेक्स्ट क्या है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इंसेंटिवाइज भी करना पड़ेगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी तब सही रहेगा कि हाँ कुछ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट पहले खुद से डेवलप करे पीवी वेस्ट को मैनेज करने की, रिसाइकल रीयूज़ करने की। उससे क्या होगा कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, प्लस एक डेमोन्स्ट्रेशन भी आएगा कि हाँ ये भी प्रॉपरली प्रॉफिटेबल मेथड में किया जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट इंसेंटिव अनाउंस करे कि हाँ आप प्राइवेट सेक्टर वाले भी अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगी, इस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इस तरह से आप इसको प्रॉफिटेबली यूज़ कर सकते हो। तब जाकर क्या होगी कि
ये इन्वेस्टमेंट चालू होगा प्राइवेट सेक्टर का, और तब जाकर प्रॉपरली यहाँ पर ये चीज़ें मैनेज हो पाएंगी कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है। लास्ट क्या है कि यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूसर्स एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में किया गया है, वो भी चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा सकती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं लिथियम आयन बैटरी में भी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी, बहुत सारी चीज़ों में है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में है। तो ये प्रोड्यूसर्स एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज़ को भी अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो बेटर रहेगा, ताकि जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑलरेडी इस सेक्टर में, वेस्ट मैनेजमेंट का भी काम वही देखेंगे और रिसाइकल और रीयूज़ करके वो खुद यूज़ कर लेंगे। और ये बेस्ट इसलिए भी रहेगा कि उनके पास इस चीज़ से रिलेटेड जानकारी है, टेक्नोलॉजी है, और इसी चीज़ की उन्हें वापस फिर एज अ रॉ मटेरियल ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ओवरऑल एक सर्कुलर इकॉनमी डेवलप होगी, जैसा कि कमिटी के मैंडेट में भी है। तो ये चीज़ें बेहतर रहेगी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं ये बताना चाहूँगा कि यूपीएससी जनरल स्टडीज़ 2023 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की बैच अनाउंस कर दी गई है कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी के तरफ से। ये ऑफलाइन बैच है जो कि 28 मार्च से चालू हो रही है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो रिलीजियसली यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमें मोबाइल पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या लैंडलाइन नंबर पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी भी प्रोवाइडेड है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। ये हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का हैंडल है। टेलीग्राम के चैनल पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं, या ऑफिस पर आकर ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।